कि सरकारी चैनल पर सीज फायर कराया हो चुका है। इजरायल ने नागरिकों को जानकारी दी है। इजरायल ने कहा कि शेल्टर से बाहर आ जाएं, अब खतरा नहीं है। इजरायली सेना ने कहा है कि आ जाएं बाहर, शेल्टर से बाहर आ जाएं, क्योंकि देखिए शेल्टर्स में लोगों को तुरंत से शिफ्ट किया जाता है जब भी इमरजेंसी सायरन बजने लगते हैं। और अब लोगों से इजरायल कह रहा है कि बाहर आ जाएं लोग, शेल्टर से बाहर आ जाएं लोग, जो इस बात की तस्दीक करता है कि सीज फायर हो चुका है। ईरान और इजरायल के बीच में सीज फायर, ईरान इजरायल सीज फायर पर सहमत हो चुके हैं। इजरायली सेना कह रही है कि अब खतरा नहीं है, आप लोग शेल्टर से बाहर आ सकते हैं। तो ये अभी सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए अभी तक इंद्रजीत सिंह भदौरिया जी हमारे साथ में इस वक्त हैं। इंद्रजीत जी, इस बात का इंतजार था, हमने देखा आमतौर पर कि कैसे ट्रम्प साहब आते हैं, ऐलान करते हैं और उसके बाद में सीज फायर हो जाता है। यहां पर भी स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसे ही है। ट्रम्प साहब देर रात को आते हैं और अभी ईरान इजरायल दोनों इस बात को कबूल कर चुके हैं कि हो चुका है सीज फायर। देखिए, इसका अनेसा तो रात को ही लगाया जा रहा था। जिस तरह से रात ईरान ने कहा था और अमेरिका ने भी, जब उसके 9 सैनिक ठिकानों पे अटैक होता है, उसके बाद अमेरिका कहता है कि हमारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हमने तो पहले ही वहां से सब कुछ जो है ना रिकवर कर लिया था। तो इस तरह की जो रात बातें आ रही, तो मैंने रात में ही कहा था कि ये जो है ना आगे लड़ाई बढ़ेगी नहीं। ये लड़ाई जो है ना अब जो जिसने जो करना था वो कर लिया, अब जो है ना ये देखना से खत्म हो जाएगी। तो दोनों देश ही चाहते थे, अमेरिका भी नहीं चाहता था कि उसको भी इस तरह से लड़ाई में कूदना पड़े, क्योंकि लड़ाई किसी के लिए अच्छी नहीं होती है। जहां वार होता है, वार में तो फिर दोनों ही के देशों में बर्बाद होते हैं। और अमेरिका में वैसे भी उथल पुथल चल रही है हर तरह की, और डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहते थे कि अब उनके ऊपर इस तरह का कोई वहां की सरकार है, वहां के लोग जो है ना इस तरह के लांछन लगवाएं कि दोबारा फिर अमेरिका को एक नए युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने झोंक दिया है। तो ये सब चीजें सोच विचार करी जा रही थी, और वो सुबह होते होते वो चीज सामने आ गई है। तो ये कहीं ना कहीं वैसे तो अच्छा है सभी देशों के लिए कि कोई इससे ईरान के साथ जो बात चल रहा था, हाँ। इसमें सभी पीड़ित थे, भारत भी बहुत पीड़ित था, क्योंकि जिस तरह से वहां से तेल और ये आते हैं, भारत को भी आता है, चाइना को भी आता है, और मिडिल ईस्ट के देश है उनको भी आता है। तो ये सभी के लिए युद्ध, ये सभी के लिए परेशानी का वो था। तो अच्छा हुआ जो ये, तो चलो और ये होना था, क्योंकि हमने तो रात ही अंदेशा लगा लिया था कि जो बात जो आगे चलना होता है उसमें जो बातें होती है वो कुछ अलग होती है। मगर ये जैसे ही ईरान ने अटैक किया, अटैक करने के बाद ईरान के भी स्टेटमेंट बदले हुए आने लगे, और सबसे बड़ी ट्रम्प साहब ने जो बात कही वो एक बड़ी अजीब थी कि हमारे, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, एक बड़ी खबर। सीज फायर से पहले इजरायल ने बड़े हमले किए और हमले में ईरानी वैज्ञानिक की मौत का दावा किया जा रहा है। ईरानी चैनल प्रेस टीवी ने यह दावा किया है कि सीज फायर से पहले इजरायल ने बड़े हमले किए और हमले में ईरानी वैज्ञानिक की मौत का दावा भी किया जा रहा है। ईरानी चैनल प्रेस टीवी ने इस बात का दावा किया है कि सीज फायर से पहले वैज्ञानिक की मौत हुई है, वैज्ञानिक को मारा गया है, क्योंकि लगातार टारगेट्स पर थे वैज्ञानिक। और ऐसे में अभी एक और बड़ी खबर, सीज फायर से पहले इजरायल पर भी बड़े हमले हुए। साउथ इजरायल पर ईरानी मिसाइल्स की बौछार हुई। बीरशेबा पर हमले में 3 लोगों की मौत की जानकारी है। ईरान ने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को टारगेट किया। तो सीज फायर से पहले दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त हमले बोले। और अभी खबर यह है कि वार पलटवार के बीच अब सीज फायर हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इजरायल पर, इजरायल ने ईरान पर जबरदस्त हमले बोले। साउथ इजरायल पर ईरानी मिसाइल्स की बौछार हुई। और विनोद दत्ता जी हमारे साथ में, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, सवाल यह है कि मीगा की बात करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति फिर कैसे सीज फायर पर आ जाते हैं? विनोद सर। या देखिए, जिस तरह से यूएसए ने वक्तव्य दिया है वो ये बताता है कि किस तरह से अगर आप तारीख में जाएं और अगर मौजूदा सिचुएशन देखें तो करीब 78-80 कंट्रीज में सिविल वॉर या वॉर लाइक कंडीशंस या वॉर के उसमें है। और अगर आप ये देखें कि ज्यादातर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा है, और सीज फायर कराने में भी जो कोअर्सिव डिप्लोमेसी अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो अब जग जाहिर है। आप ये देखिए, रूसो यूक्रेन वॉर भी उन्होंने शुरू करवाया, और जब उन्होंने अपने सामरिक सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया
तो उसके बाद यूक्रेन अब सरेंडर को तैयार है। यहां भी उन्होंने इजराइल से पहले अटैक कराया, उसके बाद उन्होंने प्रखर रूप से अटैक किया उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे। और इन सब चीजों को देखते हुए अभी उसने ईरान को और इजराइल को दोनों को ये कह के सीज फायर का ऐलान कराया है कि साहब इससे वेस्ट एशिया में शांति आएगी। तो वो कहते हैं ना कि इनिशिएटर भी वही है और कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी अमेरिका के होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए, क्योंकि ईरान के पास भी जो कॉम्बैट स्टेमिना है, अगर आप उसका कॉम्बैट पोटेंशियल देखें, क्योंकि उसकी एयरफोर्स तो बिल्कुल रिलायबल है नहीं और ना ही वो उसके जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट कर पाएगी। और उनके पास केवल एक ही रिसोर्स और रीच का साधन है, वो है गाइडेड मिसाइल्स। और उनमें भी करीब 2-2.5 हजार का असला उनके पास है मिसाइल्स का, और जिनमें से करीब 700-800 वो इस्तेमाल कर चुका है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ईरान ने भी यही सोचा होगा कि चलो एक वाया मीडिया लेते हैं, लेकिन ईरान ने अपनी जनता को और विश्व को यह बता दिया कि वो अमेरिका के कहने में झुकेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर पीस वेस्ट एशिया में आती है तो यकीनन वो उसका खैर मकदम करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर ये भी आता है, क्योंकि हम जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि इजराइल अमेरिका का टारगेट था सीधे तौर पर न्यूक्लियर साइट्स, क्या ये मानकर चलें कि जो काम इन लोगों का इन्होंने सेट किया था वो काम पूरा हो चुका है? क्योंकि अभी एक आंकलन ये लगाया जा रहा है कि जिन न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाया गया है ये भविष्य में भी कभी ऑपरेशनल नहीं हो सकती। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जिस तरह से अटैक हो रहे थे तो उन्होंने जो अपने इम्पोर्टेंट जो उसमें एलिमेंट्स हैं, जो उसमें चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनको एक सेफ जगह पे वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। क्योंकि ये अप्रैल से ही बात चल रही थी कि साहब अमेरिका उस पर अटैक करेगा, या ईरान को मालूम था। और जिस तरह से उन्होंने बताया है फोर्दो वगैरह, क्योंकि ये यूएसए के पास ही वो कैपेबिलिटी थी। हाँ, अभी ये इनऑपरेटिव जरूर हो रखे हैं और इसमें समय लगेगा, क्योंकि देखिए ईरान न्यूक्लियर जो बॉम्ब है या जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उनको दोबारा रीइंस्टेट करेगा। उसमें रशिया का इंटरेस्ट है, उसमें चाइना का इंटरेस्ट है, उसमें नॉर्थ कोरिया का इंटरेस्ट है। अच्छा। तुर्की भी उसमें सहयोग कर रहा है। तो अभी ये एक इन्होंने दे हैव ओनली बॉट टाइम, और टाइम लेते ही वो दोबारा इस संयंत्र पे काम करेंगे। और अमेरिका भी इस पे नजर रखेगा। अमेरिका का मेन एम ये है कि वहां रेजिम चेंज हो, जिससे वो अपनी एक कठपुतली सरकार वहां बिठा सकें, और उसकी वजह से वो अपना जो जितना भी ऑयल है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप ईरान के आसपास देखें तो तकरीबन सारा एरिया, चाहे आप बहरीन ले लें, चाहे सऊदी ले लें, चाहे आप और कोई कंट्री ले लें, कतर ले लें, ओमान ले लें, अमेरिका की प्रेजेंस है। इराक के तो सारे ऑयल फील्ड्स वो कंट्रोल करता है। तो ये यूएसए सबसे बड़ा निर्यातक है आज की तारीख में, या कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जहां तक फ्यूल का सवाल है या पेट्रोलियम का सवाल है। सर आपके पास वापस लौट बड़ी खबर इस वक्त मिली है। सीज फायर पर पूर्व अमेरिकी अधिकारी का दावा है ट्रंप के ईरान इजराइल सीज फायर पर भरोसा नहीं, यह समझौता स्थायी नहीं हो सकता। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता नेड ये कह रहे हैं कि सीज फायर पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रंप के ईरान इजराइल सीज फायर पर भरोसा नहीं है और यह समझौता स्थायी नहीं हो सकता। नेड प्राइस अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता जो ये बात कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर है इस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप के ईरान इजराइल सीज फायर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा सवाल है और जल्दी से सर मैं इसके लिए आपके पास आते हुए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो ट्रंप की इस वक्त विश्वसनीयता है वो गिरती जा रही है, और ऐसे में क्या भरोसा किया जा सकता है सर इस बयान पर? जी बिल्कुल, जो ट्रंप साहब ने जिस तरह से स्टेटमेंट उनके आते रहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, तो ये बिल्कुल जाहिर है कि ट्रंप साहब की बातों पे लोग अब थोड़ा उतना यकीन करना छोड़ गए हैं। और फिर ईरान जो है ना भुक्तभोगी है। अभी उन्होंने जो एक घोषणा की थी G7 के बाद कि हम ईरान को 15 दिन का समय देते हैं, वो सोच विचार ले, और 15 दिन का समय देके और 2 दिन बाद उन्होंने खुद ने ही अटैक करवा दिया। तो इसलिए ईरान इस बात को भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि ट्रंप साहब ने पिछले किस तरह के स्टेटमेंट दिए थे और उन पे वो कायम नहीं रहे। तो इन बातों पे सब अभी ईरान क्या तो जल्दी से कोई भी ट्रंप साहब की बात पे
यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपनी खुद ही अपनी बात, अपने कहे हुए बातों पे नहीं चलते हैं। वो कब अपने कहे हुए शब्दों को बदल लेंगे, कब अपने डिसीजन को बदल देंगे, तो उनको भी कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए जो है ना, ये जो अगर कहा गया है तो इसमें कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा ऐसा, क्योंकि भारत के साथ ही देख लो ना, भारत के साथ ट्रम्प साहब ने बहुत अच्छे संबंध बनाए, इतने बनाए कि जो पूरी दुनिया कहने लगी कि भारत और अमेरिका का और खास करके ट्रम्प साहब का बहुत ही क्लोज याराना है। मगर आते ही जिस तरह से उन्होंने हमारे भारत के नागरिकों को वहां किस तरह से कैद करवाया और तमाम तरह की बंदिशें लगाना शुरू कर दी, तो ट्रम्प साहब की बातों पे भरोसा तो करना, यकीन करना उनके ऊपर, ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि उनका कब मूड और कहां बदल जाए वो खुद भी नहीं समझ पाते इस बात को। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आया है कि इस पे पूर्ण रूप से भरोसा ना किया जाए, तो उनको ऐसा कहीं लग रहा होगा जरूर। जी दत्ता सर, ये जो खामनेई की खात्मे की बात करना, मैं सर आपके पास आऊं इस सवाल के साथ। एक बड़ी खबर और मिल रही है, ईरान पर हमलों को लेकर एक मत नहीं है अमेरिका। ट्रम्प के ईरान पर हमले से सहमत नहीं है डेमोक्रेट। 3 डेमोक्रेट सांसदों का फैसले के खिलाफ प्रस्ताव, अमेरिकी सांसदों ने युद्ध शक्ति प्रस्ताव पेश किया है। तो ईरान पर हमलों को लेकर एक मत नहीं है अमेरिका और ट्रम्प के ईरान पर हमले से सहमत नहीं है डेमोक्रेट्स। 3 डेमोक्रेट सांसदों का फैसले के खिलाफ प्रस्ताव, अमेरिकी सांसदों ने युद्ध शक्ति प्रस्ताव को पेश किया है। तो ईरान पर जो हमले हुए, हमलों को लेकर एक मत नहीं है अमेरिका। ईरान पर हुए हमलों को लेकर अमेरिका में ही मतभेद है और ट्रम्प के ईरान पर हमले से डेमोक्रेट सहमत नहीं है। और 3 डेमोक्रेट सांसदों का फैसले के खिलाफ प्रस्ताव भी है। अमेरिकी सांसदों ने युद्ध शक्ति प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिकी सांसद ही युद्ध शक्ति प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। और ब्रिगेडियर दत्ता सर, ये अमेरिकी सांसदों ने ही युद्ध शक्ति प्रस्ताव पेश किया, इसको कैसे देखते हैं? अभी तो ईरान पर हमला हो चुका है, ईरान पर हमले के बाद इस तरह का ये ऑब्जेक्शन, ये नाराजगी। देखिए, अमेरिका में जिस तरह से अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, आप देखिए अफगानिस्तान में वो सबसे ज्यादा रहा, करीब 20 साल रहा और 975 बिलियन का खर्चा हुआ। रूसो यूक्रेन में उसका काफी खर्चा हुआ है। वियतनाम की आपको मालूम है कि किस तरह से अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था। और अमेरिका एक ढलती हुई इकोनॉमी है, हालांकि आज भी सबसे बड़ी 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ के जो आवाम है उनका काफी विरोध है कि अमेरिका जो जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है वो इट इज अनवारंटेड एंड अनवांटेड। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहाँ भी काफी विरोध है। और जिस तरह से रिसेशन, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में हो रहा है, वो लोगों का ये कहना है कि वी मस्ट लुक इनवर्ड्स रादर देन लुकिंग आउटवर्ड्स। लेकिन ट्रम्प साहब या बाकी के लोगों की यही पॉलिसी रही है कि वो दूसरे के जो प्रॉब्लम्स है उसमें ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं। और ट्रम्प की देखिए, ट्रम्प जब 20 तारीख को अपने अपॉइंटमेंट अज्यूम किया था, तो उस समय वो उन्होंने बड़े ऐलान किए थे, बड़े दावा किया था और करीब 1-1.5-2 महीने तक वो करते रहे, बिकॉज दैट वाज द हनीमून फेज। अब उनको सब रियलिटी से सामना करना पड़ रहा है कि भाई किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका भी इतने जो वॉर फ्रंट्स पे इतने देशों को सपोर्ट नहीं कर सकता। नेटो में भी देखिए आप 22 कंट्रीज को वो सपोर्ट करता है, तो नेटो में भी अब 2 धड़े हो चुके हैं। टर्की उसके साथ तो है लेकिन उसका सपोर्ट नहीं करता। तो इन सब चीजों को देखते हुए ट्रम्प के काफी विरोध काफी हो रहा है। और अमेरिका में तो लोग प्रखर और मुखर होके बोलते हैं कि साहब हम कैसे इस चीज को मतलब किस तरह से इस पे निदान दिया जाए या किस तरह से इसको मतलब इससे हमारा पीछा छोटा जाए, क्योंकि वहां की आवाम के लिए उनके पास संसाधन नहीं है। लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं कि हमारे हक का पैसा दूसरे उद्देश्यों के लिए यूज हो रहा है और ये हम नहीं चाहते। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है, सीज फायर हो चुका है और दोनों ने इस बात को कबूल लिया।